हेलो एवरीबॉडी, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों को समर्पित। ऐसी एक कहावत सुनी होगी, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। बड़ा लक्ष्य रखिए, ऐसा बड़ा लक्ष्य रखिए कि आपको जिस दिन समझ लो कि नींद ना आए तो समझ जाना कि आपका लक्ष्य बड़ा है। क्लियर? तो ये लाइनें अपने अंदर उतार लीजिए और लक्ष्य बड़ा रखिए और उसका पीछा कीजिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र। ऑलराइट, या पारिस्थितिक तंत्र, जो भी कुछ आप कह सकते हो। और पहला क्वेश्चन है, हु गेव द टर्म इकोसिस्टम? पारितंत्र, पारितंत्र नाम या शब्द किसने दिया? किसने दिया? तो ये जो शब्द है पारितंत्र नाम, ये A.G. टेंसले ने दिया। A.G. टेंसले करके वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि क्या नाम दिया? इकोसिस्टम या पारितंत्र नाम दिया। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? क्या कहा मैंने? प्रकृति की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर किसे कहा जाता है? प्रकृति की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो वो है इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। फादर ऑफ इकोलॉजी मतलब इकोलॉजी, इकोलॉजी विज्ञान के जनक, इकोलॉजी विज्ञान के जनक। तो वो कौन है? बहुत महान वैज्ञानिक है, ओडम, इकोलॉजी विज्ञान के जनक। व्हाट आर प्राइमरी कंज्यूमर्स? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो जैसे कि घास है ना, टिड्डा, ठीक है, मेंढक, सांप। तो ये जैसे एक फूड चेन बनी हुई है। तो यहां पर प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? तो ये है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा? तो हमेशा याद रखना, प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो कौन होगा? हर्बीवोर होगा, शाकाहारी होगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो इसके ऊपर फीड कर रहा है ना, तो डेफिनेटली वो क्या होगा? शाकाहारी होगा, यानी कि कैसा होगा? हर्बीवोर होगा, कार्निवोर नहीं होगा। वो कैसा होगा? हर्बीवोर होगा। नेक्स्ट, प्राइमरी कार्निवोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, प्राथमिक मांसाहारी जीवों को क्या कहते हैं? जीवों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जैसे कि घास है ना, टिड्डा यानी कि ग्रास होपर, राइट, ग्रास, टिड्डा, टिड्डा यानी कि ग्रास होपर, मेंढक और सर्प यानी कि स्नेक, फ्रॉग, ग्रास होपर, ग्रास होपर और ग्रास। ठीक है, तो इसमें प्राथमिक मांसाहारी जीव किसको कहेंगे? प्राथमिक मांसाहारी जीवों को किसको कहेंगे? तो ये क्या है? ये भाई है प्राइमरी कंज्यूमर, ये है प्राइमरी कंज्यूमर, ये है सेकेंडरी कंज्यूमर, ये है सेकेंडरी कंज्यूमर और ये है टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो प्राइमरी कार्निवोर आर ऑल्सो कॉल्ड, प्राइमरी कार्निवोर कौन है? तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर इसको खाएगा ना, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी कार्निवोर नहीं हुआ क्या? ये क्या हो गया? प्राइमरी कार्निवोर।
प्राथमिक मांसाहारी, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी मतलब समुद्र में जैव भार का पिरामिड, समुद्र में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो समुद्र में जैव भार का पिरामिड हमेशा याद रखना उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है, ऐसे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बड़ी मछली का भार जो है वो छोटी मछली से ज़्यादा है, छोटी मछली का भार जो है ना, इस तरीके से। तो याद रखना समुद्र में जैव भार का पिरामिड जो है वो कैसा होता है? तो समुद्र में जैव भार का जो पिरामिड है, ऑलवेज रिमेंबर किस तरीके का होता है भाई? तो हमेशा याद रखो इन्वर्टेड होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक फेयर डायग्राम बना देता हूँ, ये है ना। तो जैसे कि ये है ना, फर्स्ट लेवल के ऊपर क्या होते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फिर छोटी मछली और फिर बड़ी मछली, ठीक है। ये समझ रहे हो ना, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन समझते हो, पादप प्लवक। ये जू प्लैंक्टन, जंतु प्लवक। फिर उसके बाद में स्मॉल फिश, स्मॉल फिश, और फिर उसके बाद में लार्ज फिश। तो जैव भार तो उसका ज़्यादा होगा ना। तो फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश। तो ये कैसा हो गया है? इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड। सेकेंडरी कार्निवोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, द्वितीयक मांसाहारी, द्वितीयक मांसाहारी जीव को क्या कहते हैं? तो अभी अपन ने फूड चेन बनाई थी ना भाई, ये वाली। तो ये जो है ये क्या है? ये प्राइमरी कार्निवोर था, ये वाला, ये प्राइमरी कार्निवोर था, प्राइमरी कार्निवोर था ना, ये अभी अपन ने बताया था प्राइमरी कार्निवोर है। तो ये क्या हो जाएगा फिर? ये सेकेंडरी कार्निवोर है। ये कौन होगा भाई? सेकेंडरी कार्निवोर। तो बस सेकेंडरी कार्निवोर कौन हो जाएगा? टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर यानी कि तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। नेम द पिरामिड विच इज ऑलवेज अपराइट, ऐसा कौन सा पिरामिड होता है जो हमेशा सीधा होता है? मतलब पिरामिड तीन तरीके के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो मैं पूछ रहा हूँ ऐसा कौन सा पिरामिड है जो हमेशा सीधा ही होता है, ऐसा ही होता है? तो याद रखना ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, ये कभी भी उल्टा हो ही नहीं सकता है, राइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये जो उल्टा है वो किस लिए नहीं होता है? क्योंकि एक एनर्जी लॉ होता है, 10% लॉ ऑफ एनर्जी, है ना, 10% लॉ, राइट। 10% लॉ होता है, उसके अंदर क्या होता है कि हमेशा प्रीवियस पीढ़ी की अगली प्रीवियस पोषक लेवल से अगले पोषक लेवल के अंदर, प्रीवियस टॉपिक लेवल से नेक्स्ट टॉपिक लेवल के अंदर केवल 10% एनर्जी ही जाती है। तो नेचुरली कि नीचे वाले सबसे ज़्यादा होगी, फिर धीरे 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 कम होती जाएगी। तो हमेशा अपराइट ही होगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, हु गेव द हाइपोथेसिस अबाउट पिरामिड्स? पिरामिड के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? पिरामिड की संकल्पना किसने दी? पिरामिड की संकल्पना किसने दी? तो एल्टन ने दी, ELTON, एल्टन ने दी। इसीलिए तो एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। पिरामिड्स को क्या कहते हैं? एल्टोनियन पिरामिड्स। पिरामिड्स को हम क्या कहते हैं? एल्टोनियन पिरामिड्स कहते हैं। हु गेव द रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10th, है ना, मतलब लॉ ऑफ 10%, लॉ ऑफ 10% किसने दिया? लॉ ऑफ 10%, लॉ ऑफ 10%, हु गेव द रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10th? मतलब कि लिंडमैन,
लिंडमैन ने दिया। ये क्या कहता है? ये नियम कहता है कि भाई हर ट्रॉपिक लेवल पे प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल का केवल 10% एनर्जी जाती है। हर एक लेवल में प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल से केवल 10% एनर्जी ही जाती है ना। तो ये 100% है, 100% का 10%, 10%, 10% का 10%, 1% के 10%, 0.1%। हर एक स्तर के ऊपर पिछले ट्रॉपिक लेवल की केवल 10% एनर्जी ही जाती है। ये सब ट्रॉपिक लेवल है, तो पिछले ट्रॉपिक लेवल की नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में केवल 10% एनर्जी जाती है। इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10, लॉ ऑफ 10% भी कहते हैं इसको, और ये लिंडमैन ने दिया था। What are included in micro consumers? सूक्ष्म उपभोक्ता में कौन शामिल है? क्या कहा मैंने? What are included in micro organism? सूक्ष्म उपभोक्ता में कौन शामिल है? तो सूक्ष्म उपभोक्ता के अंदर जो शामिल है वो कौन होते हैं भाई? डिकम्पोजर शामिल होते हैं। अपघटक शामिल होते हैं। और अपघटक में कौन आते हैं? जैसे कि बेटा बैक्टीरिया आते हैं और फंजाई वगैरह आते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह आते हैं। इन एक्वेटिक सिस्टम व्हेल इज, एक जलीय पारितंत्र में व्हेल है। व्हेल यानी कि व्हेल है। तो जलीय पारितंत्र में हमेशा एक चीज़ याद रखना, व्हेल जो है, क्योंकि वो किसको खाती है? डेट इज़ छोटी मछलियों को खा रही है, तो वो क्या करेगी? डेट इज़ सेकेंडरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगी। सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर तो घास वगैरह और वो एक फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएगा, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगी। सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर में शामिल होते हैं। इज वल्चर अ डिकम्पोजर? क्या गिद्ध एक अपघटक है? तो आप जानते हो कि गिद्ध जो होता है वो पूरे वातावरण की क्या कर देता है? सफाई कर देता है। जहाँ मरे हुए जीव होंगे उनको खा जाएगा। तो यस। व्हाट इज फूड वेब? खाद्य जाल क्या है? खाद्य जाल, मैनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन फॉर्म फूड वेब। कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर खाद्य जाल बनाती है। याद रखना, जितना ज़्यादा स्टेबल फूड वेब होगा उतना ही स्टेबल क्या होगा? इकोसिस्टम होगा। तो जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ती है तो खाद्य जाल का निर्माण करती है। राइट। तो मैनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म द फूड वेब। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो था वो इकोसिस्टम के ऊपर बेस्ड था। किसी भी एग्ज़ाम के लिए इकोसिस्टम अपने आप में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। और कभी कभी ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, आपको आने ही चाहिए। हम लोग कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं जो कई लोग भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं। लगभग 150 वीडियोस विज्ञान एक्सप्रेस में आ चुके हैं, उनको ज़रूर देखिए, आप लोगों को लाभ होगा। आज के लिए इतना ही। विज्ञान एक्सप्रेस में हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में ठीक 11 बजे। धन्यवाद।